हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जीवन का आनंद लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। 2020 बड़ा संकटमय वर्ष रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें यूं ही जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखना है। कोरोना से स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, राज्य को बचाना है, देश को बचाना है, इस पूरी मानव संस्कृति और सभ्यता को बचाना है। इसके लिए मास्क लगाए रखें, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन लगा रहा है, कौन भीड़ में जा रहा है, किसी की प्रतिस्पर्धा ना कीजिए। आप कैसे बच सकते हैं, आप अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में आपको मैं नगरपालिका से संबंधित कार्यों की जो है श्रृंखला अपनी चल रही है, और इसी श्रृंखला में पट्टा जो एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी व्यक्ति के जो है उसके भूखंड से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज का, तो उसके बारे में मैं आपको जो है जानकारी देने की जो अपनी कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी में ये दूसरा भाग है पट्टों के प्रकार का। और आज मैं कच्ची बस्ती के पट्टों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, शहरी क्षेत्र में आपको यकीन नहीं होगा, बहुत अधिक क्षेत्र जो शहरी जो क्षेत्र है उसका कम क्षेत्र आबादी क्षेत्र होता है और अधिक क्षेत्र कच्ची बस्ती का क्षेत्र होता है। यहाँ कच्ची बस्ती से तात्पर्य यह नहीं है कि यदि आप देख रहे हैं कि अभी जो है मकान पक्के बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी है, तो वो आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया है। शहर लगभग दो भागों में बटा होता है, जिसमें एक तो आबादी क्षेत्र होता है और एक होता है कच्ची बस्ती। तो दोनों में जो सरकारी भूमि होती है उस पर जो कब्जे होते हैं और उन कब्जों का नियमन करने को पट्टा कहते हैं। तो आबादी क्षेत्र में जो कब्जा नियमन होता है उसे आबादी क्षेत्र भूमि का कब्जा नियमन कहते हैं, और कच्ची बस्ती का जो पट्टा बनता है उसे कच्ची बस्ती जो है पट्टा नियमन या कच्ची बस्ती का पट्टा कहा जाता है। तो यहाँ कच्ची बस्ती से तात्पर्य क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो एक सर्वे होता है, राज्य सरकार जब निर्देश देती है कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर के द्वारा स्थानीय स्तर पर जो है एक कमेटी का गठन किया जाता है, और कमेटी जो है सर्वे करती है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो सरकारी भूमि, यहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सरकारी भूमि है, राजकीय भूमि है, उसके ऊपर जो है अनाधिकृत, अनियोजित रूप से और अधिनियोजित रूप से एनक्रोचमेंट हो गया है, यानी कि वहां पर कब्जे कर करके और जो है लोगों ने निवास करना प्रारंभ कर दिया है। और जहां पर अभी तक सड़कों की, बिजली की, पानी की और नालियों की सुविधा जो है नहीं है, ऐसे क्षेत्र को, और जहां पर अभी तक जो है कच्चे पक्के मकान हैं, ऐसे क्षेत्र को एक नोटिफिकेशन द्वारा कच्ची बस्ती घोषित किया जाता है, और इसे जो है नोटिफाइड कच्ची बस्ती कहा जाता है। दोस्तों, भले ही वहां पर कितने भी प्रकार के मतलब जो है आप ये देखिए कि अच्छे से अच्छे मकान बन जाएं, उसका कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, उसको जब तक डी नोटिफाइड नहीं किया जाता तब तक वो एरिया जो है कच्ची बस्ती एरिया जो है एरिया के अंदर काउंट होता है। और वहां पर जो कब्जों का नियमन होता है, यानी कि पट्टा बनाया जाता है, उसको कच्ची बस्ती नियमन कहा जाता है, यानी कि कच्ची बस्ती का ही पट्टा वहां पर दे होता है उस क्षेत्र में, जो कि एक नोटिफाइड एरिया है और कच्ची बस्ती है। तो आज हम जो है पट्टे की बात कर रहे हैं, वो कच्ची बस्ती का पट्टा है। तो अधिकांश क्षेत्र जो मतलब एक पिछड़ा एरिया है, या जहां कम अभी के हाल ही के सालों में 5-7 सालों में 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, या आप अपने नगर पालिका से जाकर के, नगर परिषद से जाकर के और नगर निगम से जाकर के पता कर सकते हैं। पता तो आपको एक्चुअल तो वही लगेगा कि भाई यहाँ कौन सी जो है नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं और उसके अलावा कौन सा आबादी क्षेत्र है, या उस बात को नहीं तो कम से कम ये जान लीजिए कि जो आपका मकान है वो कच्ची बस्ती में आता है या आबादी क्षेत्र में आता है, या वो कृषि भूमि पर जो है अवस्थित है, या वो चक सिवाय भूमि पर स्थित है। ये आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज हम शुरू करते हैं कच्ची बस्ती में। तो बड़ी ही एक साधारण सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि कब्जा नियमन को पट्टा कहा जाता है। मतलब आपका कब्जा जब नियमित कर दिया जाता है सरकार द्वारा, तो आप उसे बोलते हैं कि ये हमें पट्टा प्राप्त हो गया है। आप इस बात को समझिए कि भाई सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ और कब्जे का सरकार ने नियमन किया, तो यहां कुछ चीजें स्वतः ही जो है उजागर हो जाती है कि कोई व्यक्ति जिसके पास रहने को घर नहीं था, सरकार ने उसे लाभ स्वरूप कि भाई ठीक है आपके पास मकान नहीं है, तो
तो हम जहां आप मकान बना करके जिस राजकीय भूमि पर रह रहे हो उसका हम नियमन कर देते हैं। परंतु सरकार ने जो नियमन किया जाता है यानी कि जो पट्टा बनाया जाता है उसके अंदर जो है एक अहस्तांतरणीय, मतलब आप उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते की शर्त डाल दी जाती है। यानी कि आप उसको बेच नहीं सकते। यदि आपने उसको बेच दिया तो फिर आप गरीब की कैटेगरी में कहा जाए या जो ऐसा वंचित व्यक्ति जो कि सरकारी भूमि पर जिसका कब्जा मान्य कर दिया जाए ऐसी श्रेणी में नहीं आते। फिर आप भूमाफियों की श्रेणी में जो है काउंट होते हैं कि भाई आप जगह जगह जो है पट्टे बना बना करके बेच रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है कंक्लूड था जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, यही इसके नियम बनाता है। यानी कि कच्ची बस्ती का पट्टा जो है अस्थानांतरणीय होगा। कच्ची बस्ती का पट्टा जो है आपको उतने ही एरिया का दिया जाएगा जितने से आपकी रोजमर्रा की जीवन जो है चल पाए। यानी कि आपके पास में एक अपनी छत हो, न कि जो है आपने राजकीय भूमि पर जो है 4 बीघों के अंदर कब्जा करके और आप उसमें बंगला बनाने की सोचें, ऐसा नहीं हो सकता। तो एरिया बता देता हूं, 110 वर्ग गज तक का जो है कच्ची बस्ती के अंदर पट्टा बनाया जाता है, चाहे आपका कब्जा उस पर कितना भी क्यों ना हो। यानी कि 990 वर्ग फुट तक का ही आपको कब्जा नियमन करके दिया जाता है। यानी कि छोटा उदाहरण के तौर पे बात करूं तो 30 बाई 33 के प्लॉट का ही आपको पट्टा दिया जाता है और वो पट्टा केवल आपके निवास करने की शर्त पर और निर्माण होने की शर्त पर दिया जाता है। यानी कि ना ही तो आपका प्लॉट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपने 4 दीवारी कर रखी है और उसका आप पट्टा बना लेंगे। तो यदि आप उसमें निवास नहीं कर रहे हैं और आपका निर्माण नहीं है तो दोनों ही अवस्थाओं में आपका पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। तो कुछ चीजें जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई 1971 में, 1981 में, 91 में और 98, 99 में, वर्ष 2004 में सर्वे हुए थे। उन सर्वे सूची में भी आपका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो है अब पट्टे बन रहे हैं तो आप तत्काल वहां आपके द्वारा मान लो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया जाए और वो पट्टा जो है बनाना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा इसमें कट ऑफ डेट यानी कि एक ऐसी तारीख का निर्धारण किया जाता है कि आज वर्ष 2020 के अंदर यदि पट्टा बनाना है तो आपको फला तारीख, फला माह, फला जो है वर्ष तक का जो है सबूत आपको दिखाना होगा। और सामान्य अवस्था में ये 7 या 8-10 साल पीछे के सबूत होते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि वर्ष 2017 के अंदर जब अभियान लगा था, शहरी जन कल्याण शिविर अभियान लगा था, मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर अभियान लगा था, तो उसकी कट ऑफ डेट थी 15/8/2009। यानी कि 2017 में आपको पट्टा मिल सकता था बशर्ते कि आप जो है 15 अगस्त 2009 से पूर्व के आप सबूत पेश कर देते। यहाँ सबूत आपको क्या पेश करने होते हैं? सबूत के रूप में आपको जो है वोटर लिस्ट प्रस्तुत करनी होती है 2009 से पूर्व की। सर्वे सूची में आपका नाम होना चाहिए। उसके अलावा जो है बिजली का बिल या पानी का बिल या लाइसेंस या अन्य कोई दस्तावेज जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें, सामान्य बातें थी जो मैंने आपको कच्ची बस्ती के नियमन के बारे में बताया। दोस्तों यहाँ मैं कानून के रूप में जाकर के एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊं और आपको बताता जाऊं तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक आपसे जैसे मुखातिब होकर के बातचीत कर रहा हूं, ऐसी दशा में ही मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये नियम है, ये कानून है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जो है इसको एक फौरी तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये नियम है कि अस्थानांतरणीय होगा, ये नियम है कि आपको जो है 2009 से पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये चीजें कैसी जो है कैसी जगहों पर पट्टे नहीं जारी किए जा सकते इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई भूमि आरक्षित की हुई है राज्य सरकार के द्वारा और उस पर कब्जा हो गया है, चाहे भले ही वह कट ऑफ डेट से पहले का कब्जा है, तब भी उस पर जो है पट्टे नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि जो है 100 फुट रोड निकलनी थी कहीं से, सरकार ने उसके लिए यानी कि नगर परिषद, नगर पालिका, आवासन मंडल ने निर्धारित किया हुआ था कि भाई ये जो है यहाँ पर सड़क निकालेंगे और वहां कब्जे हो गए हैं तो वहां पर पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। वह भूमि आरक्षित नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्लान्ड एरिया यदि है, प्लान एरिया का अर्थ यहाँ पर है कि ये प्लान एरिया है जहां पर प्लॉट काटे गए हैं, उसका लेआउट प्लान पास हो गया है नगर पालिका, नगर परिषद से, और उसके पास में एक सड़क है, सड़क के उस तरफ जो है कच्ची बस्ती शुरू हो जाती है। तो कच्ची बस्ती के कुछ लोगों ने जो प्लान एरिया खाली पड़ा था जिसकी बोली की जानी थी राज्य सरकार द्वारा, यानी कि उन भूखंडों को नीलामी के जरिए बेचा जाना था, उन पर भी कुछ कुछ कब्जे हो गए हैं। तो उन भूखंडों का भी जो है यहाँ पर नियमन नहीं होगा। यानी कि वो आरक्षित जगह है, वो ऐसी जो है नजूल संपत्ति या सरकारी संपत्ति नहीं थी
जिसको एक सरकारी संपत्ति माना जाए, जिसको कच्ची बस्ती एरिया माना जाए। इसके अलावा जो सड़क के दोनों ओर के भाग होते हैं, उसका कुछ भाग जो है ग्रीन बेल्ट के रूप में, या सड़क के सेंटर से कितना भाग वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो उन सड़क के दोनों ओर भी, और रेलवे की जो सीमा है, बाउंड्री लाइन है, उसके दोनों ओर भी नियमन नहीं किया जाता है। इसके अलावा ऐसा स्थान जो निवास के योग्य नहीं हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक शहर का जो पानी है वो किसी ऐसे खड्डे के अंदर जाकर के छोटे ब्लॉक, जो छोटे जितने ब्लॉक हैं, छोटे शहर हैं, उनका पानी कहीं न कहीं जाता है, तो उस खड्डे के इर्द गिर्द जो है छोटे पहले झोंपड़ियों के रूप में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं, फिर एक आध कच्चा कमरा डाल लेते हैं। तो ऐसा निवास स्थान जो रहने के लायक नहीं है, वहां भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया जा सकता। आवासन मंडल की भूमि पर यदि कब्जा हो जाता है तो भी नियमन नहीं किया जाएगा, यानी कि हाउसिंग बोर्ड की कोई जगह है, प्लान एरिया था जिसको बोली से बेचा जाना था, लॉटरी से निकाला जाना था, जो भी XYZ, तो उसमें भी जो है नियमन नहीं किया जाता। नियमन जो है उसमें परिवार के नाम या उसके आश्रितों में अवयस्क पुत्र पुत्री के नाम, पति के नाम यदि पत्नी का बनाना है, या पति का बनाना है तो पत्नी के नाम, या वृद्ध माता पिता के नाम जिनके साथ में वो रह रहे हैं, यदि उनके नाम पहले से कोई कब्जा नियमन है और भूखंड या मकान है, तब भी वह जो है मकान कब्जे का नियमन नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि निर्मित क्षेत्र होना चाहिए, निवासरत होना चाहिए, खाली यानी कि चार दीवारी बना करके या खाली प्लाट के जो है नियमन नहीं होगा। नियमन करते समय जो है 15 फुट की चौड़ाई न्यूनतम रखी जाती है इसके अंदर। सामान्यतः ये सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। इसमें आगे और भी नियम में बदलाव हो सकता है। यदि 15 फुट की चौड़ाई नहीं है तो पट्टा बनाते समय काट दिया जाता है, यानी कि जो है उदाहरण के तौर पे बता देता हूं कि 8 फुट की चौड़ाई है और उसको वो पट्टे के समय 16 फुट निर्धारित करना चाहते हैं, तो 4 फुट आपकी तरफ से, आपके मकान में से जगह काटते हुए आपको उतना कम पट्टा दिया जाएगा। 4 फुट जो है सेंटर से इस तरफ से काटते हुए पट्टा दिया जाएगा। राजस्थान का वह निवासी होना चाहिए और जो एक कट ऑफ डेट निर्धारित की जाती है उस वक्त से वो वहां रह रहा होना चाहिए, उसके लिए उसे सबूत प्रस्तुत करने होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर के पद, यानी कि जो है टीचर है वह, या वह नगर पालिका की सेवा में ऐसे पद पर स्थापित है जो चतुर्थ श्रेणी से कर्मचारी से ऊपर का है, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार में 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड राजपत्रित कर्मचारी कैसी भी अवस्था में है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का भी कच्ची बस्ती में नियमन नहीं किया जाता। यानी कि सरकार इस बात की आपको गवाही नहीं देती, इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप सरकारी जो है कर्मचारी हैं और उसके बाद भी आप राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करें, ऐसा सरकार जो है आपको किसी भी दशा में नहीं देती। निर्वाचन जो है सूची, राशन कार्ड, बिजली पानी का बिल आदि आदि मतलब जो है आपको देना होता है। इसके अलावा यदि कच्ची बस्ती के अंदर छोटी छोटी दुकानें बना ली जाती है, या ऐसे छोटे छोटे काम जो कि कहा जाए 2 या 3 या परिवार के सदस्यों से जो है वो काम करने लग जाते हैं, जैसे कोई व्यवसायिक, कोई औद्योगिक किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, यानी कि छोटी दुकान खोल ली या पापड़ भुजिया का काम करने लगे, यानी कि कमर्शियल आप उसमें एक्टिविटी करने लगे कच्ची बस्ती एरिया में, तो आपको कमर्शियल एरिया का पट्टा चाहिए है तो कितनी जगह का आपको मिल सकता है, तो मैं यहाँ बता देना चाहूंगा अधिकतम पट्टा आपको मिल सकता है केवल 15 वर्ग गज का, यानी कि 135 वर्ग फुट का। यानी कि बात की जाए तो 10 × 13.5 की यदि आपकी दुकान है तो उतना आपको कमर्शियल पट्टा दिया जा सकता है। अस्थानांतरणीय होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि किसी व्यक्ति के नाम वह पट्टा हो जाता है तो वह ताउम्र जो है विक्रय नहीं कर सकता, यानी कि विक्रय योग्य नहीं होता है। उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत वह उसके जो है माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट से जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार उसके जायज वारिसों में उनके नाम का अंतरण कर दिया जाएगा। और एक छोटी सी बात यह भी है कि जैसे कट ऑफ डेट 2009 है, अभी आज की बात करूं मैं, आज मेरे समक्ष कोई पट्टा बनाने के लिए आ गया तो मैं जो है 2009 से पूर्व के सबूत मांगूंगा, यानी कि मैं विजयनगर नगर पालिका ईओ की हैसियत से मैं कहूंगा कि भाई आप 15 अगस्त 2009 से पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। और उनका 500 वर्ग गज एरिया पर उनका कब्जा था और 2009 से पूर्व में 4 परिवार, यानी कि एक पिता
और 3 उनके वयस्क बच्चे और तीनों का अलग अलग परिवार, और वो 2009 से सभी वहीं रह रहे थे। तो उनको जो है 110 वर्ग गज का करते हुए चारों वयस्क होने चाहिए, पिता, 3 बच्चे, 3 बच्चों का परिवार, तीनों उस टाइम भी वयस्क थे जिस वक्त जो है कट ऑफ डेट निर्धारित की हुई है। तो चारों को 110 वर्ग गज के पट्टे दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो उस जगह पे रह रहे हों पहले। तो ये चीजें थी। इनकी दरें जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर के 50 वर्ग गज तक नगर निगम है तो 20 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से लगेगा, नगर परिषद है तो 15 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से, और नगर पालिका है तो आपके 10 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से लगेगा। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि भाई अस्थानांतरणीय पट्टा क्यों किया जा रहा था, यानी कि 50 वर्ग गज तक का पट्टे पर आपको कब्जा केवल और केवल 500 रुपए के अंदर सरकार ने दे दिया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सरकार ये देखती है कि भाई उस व्यक्ति के पास मकान नहीं था, उस व्यक्ति के रहने के लिए जगह नहीं थी, तो सरकार ने केवल उस व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए उसको केवल 500 रुपए के अंदर उस जगह का पट्टा बना करके दे दिया। 51 वर्ग गज से 110 वर्ग गज है तो नगर निगम के अंदर 40 रुपए प्रति वर्ग गज, नगर परिषद में 30 रुपए प्रति वर्ग गज, और नगर पालिका के अंदर 20 रुपए प्रति वर्ग गज। यानी कि 110 वर्ग फुट का जो आपको प्लॉट है वो केवल मात्र 2200 रुपए में नियमन कर दिया गया। यानी कि उस जगह की कीमत केवल सरकार ने 2200 रुपए ली और 1% लीज राशि ली। यानी कि बहुत नाम मात्र के शुल्क पर ही उसको जो है नियमित कर दिया गया। इसीलिए उस जगह को अस्थानांतरणीय कहा जाता है और अस्थानांतरणीय की शर्त लगाई जाती है। इसीलिए उस जगह की यानी कि सरकारी भूमि का कब्जा केवल 110 वर्ग गज तक का नियमन किया जाता है। अर्थात यह हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि भाई आप कब्जेदारी इसलिए हो कि आपके पास छत नहीं थी, इस शौक के लिए नहीं कि आपने सरकारी भूमि पर 1 बीघे में कब्जा कर लिया तो आप इस बात के अधिकारी नहीं हो। आप इस बात की मांग नहीं कर सकते कि मेरा तो जो 200 वर्ग फुट का जो है 200 वर्ग फुट यानी कि 200 वर्ग गज और 400 वर्ग गज का प्लॉट है तो मेरा उतना का उतना आप नियमन कर दीजिए। ऐसा अधिकार जो है सरकार नहीं देती। ये कच्ची बस्ती के संबंध में कुछ जो चीजें थी इसमें मैं बता देता हूं कि पति और पत्नी के नाम संयुक्त रूप से पट्टा बनता है। एक व्यक्ति के नाम एक ही बार भूखंड बनता है, यानी कि पति के नाम बन गया है तो उस शहर में जो है कब्जा नियमन दूसरा नहीं होता है। एक भूखंड का भी एक ही बार पट्टा होता है। और जो नोटिफाइड कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती के अंदर नोटिफाइड राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उसको, और डी नोटिफाइड की प्रक्रिया, यानी कि अब आप कहें कि भाई कच्ची बस्ती है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो गई है तो उसको डी नोटिफाइड की क्या प्रक्रिया है, उसको आबादी भूमि घोषित किया जाए तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो जो आबादी भूमि का पट्टा है उसकी जब मैं आपको वीडियो डालूंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई आबादी भूमि के पट्टे में और कच्ची बस्ती के पट्टे में क्या अंतर है। तो केवल और केवल आबादी भूमि और कच्ची बस्ती के पट्टे में अंतर यही है कि दरों का रात दिन का अंतर आ जाता है। यहाँ आपको 2000 रुपए के अंदर पट्टा मिल रहा है, जबकि उसके अंदर जो है अच्छी खासी दरें राज्य सरकार द्वारा ली जाती है और डी नोटिफाइड किया जाता है। पहले तो कच्ची बस्ती नियमन समिति द्वारा किया जाता था, इसके बाद में जब जब अभियान लगता है, जैसे कि प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा था, मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगा था, तो उस वक्त एक एम्पावर्ड कमेटी होती है, उसको पावर होती है। अन्यथा जो है लोकल लेवल पर जो नगर पालिका है, परिषद है और नगर निगम है वो उसको डी नोटिफाइड कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बातें जो है वो ये है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति जो है यदि किसी का कब्जा था और वो कच्ची बस्ती के अंदर उससे केवल और केवल जो है स्टाम्प पर विक्रय कर रहा है तो यहाँ ये लेने की भूल ना करें। सरकारी व्यक्ति के नाम पट्टा नहीं बनेगा कच्ची बस्ती के अंदर, जो कि 4th क्लास से ऊपर की श्रेणी का है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग पट्टा देखते हैं, उन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि उस पट्टे के अंदर ऊपर ही ऊपर अस्थानांतरणीय लिखा जाता है। कम से कम वो शर्तें तो सारी पढ़ लें। उन शर्तों के अंदर कहीं न कहीं ये लिखा होता है कि यह भूखंड अस्थानांतरणीय प्रवृत्ति का है, यह आगे विक्रय नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में। उसमें लिखा होता है, पट्टे में मेंशन किया होता है। तो जब भी आपको भूखंड लेना हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों के पट्टे नहीं बने हैं वो पट्टे बनवा लें, ताकि पट्टे बनाने से बहुत ज्यादा इसमें फायदे होते हैं। वो फायदे क्या होते हैं, जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ये समझाऊंगा
कि फायदे क्या होते हैं और पट्टा बनाने के जो है प्रक्रिया क्या है, या पट्टा जो है किस तरीके से आपको लाभ दे सकता है। तो ये कच्ची बस्ती का मोटा मोटा एक खाका था जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें हजारों प्रकार के अन्य प्रश्न हो सकते हैं, अन्य परिस्थितियां हो सकती है कि साहब एक आदमी था जो 2004 में सर्वे हुआ, उसके बाद में वह चला गया, अब किसके नाम बनेगा, या जिस आदमी के नाम सर्वे हुआ उसकी फौत हो गई, उसकी डेथ होगी तो किसके नाम बनेगा, या जो है जिस आदमी के नाम था उसने तलाक दे दिया पत्नी को, अब उसकी रीमैरिज होगी, उसको वो मकान मिल गया तो किसके नाम। ये हजारों प्रकार की इसमें कंडीशन हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा जब भी मैं फ्री होऊंगा। तो ये कच्ची बस्ती से संबंधित, पट्टे से संबंधित एक वीडियो था। दोस्तों कैसा लगा आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इससे मुझे जो है नई ऊर्जा का प्रवाह होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसे ही जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको देता रहूं। और दोस्तों प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस पर लगाइए, अपने फेसबुक पर लगाइए। जितने लोगों को ये जानकारी प्राप्त होगी उतने ही लोगों को ये फायदा होगा। एक व्यक्ति सामान्यतः अपने जीवन में भूखंड 1 या 2 अधिकतम इतने ही खरीद पाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मकान घर हमेशा सपनों का होता है, तो उसके बारे में जो है हम किसी भी उलझन में ना पड़ जाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।